हेलो दोस्तों, आरजे स्टडी शाला में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठेले पर हिमालय किस लेखक की रचना है? तो ठेले पर हिमालय किस लेखक की रचना है? डॉक्टर नागेंद्र की है, ज्ञानेंद्र कुमार की है, धर्मवीर भारती की है या रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। और इनकी और कौन कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो है उर्वशी। कौन सी रचना है? उर्वशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्ष है? तो लय किस प्रकार की ध्वनि है? लय होती है पार्श्विक ध्वनि। किस प्रकार की ध्वनि होती है? पार्श्विक। और लय क्या है? प्रकंपित ध्वनि या लुंठित। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ड। इनकी संख्या होती है 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो कौन सा समास होगा इसमें? इसमें होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और एक अन्य अर्थ निकलता है और एक अन्य तीसरा अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे धनंजय है, तो धनंजय क्या होगा? जो धन पे विजय करेगा, तो वो कौन होते हैं? कुबेर। उसी तरह से द्वंद्व समास यानी ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी कौन कौन से पद? पूर्व पद और उत्तर पद। यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होंगे, वो द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास कौन सा होगा? जिसमें संख्यावाची होगा, वो कौन सा कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। कर्मधारय समास कौन सा होगा? वह जिसमें विशेषता बताई जाएगी। यानी विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वो किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वह पलंग पर सोता है में कौन सा कारक है? वह पलंग पर सोता है, कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या कर्म कारक होगा? तो इसमें क्या आ रहा है? पर। जब इसमें पर आ रहा है तो में और पर, जिन वाक्य के बीच में में और पर आएगा वहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलर का फूल होना या कोढ़ में खाज होना? तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाकी सब क्या हैं? मुहावरे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय या अधिकारी? जो अधिकारी है ये क्या है? विशेषण नहीं है। बाकी जो 3 है ये क्या है? विशेषण, यानी जो विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुबह शाम करना का अर्थ है, तो सुबह शाम करना का अर्थ क्या है? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना या दिन रात काम करना? तो इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। सुबह शाम करना का अर्थ होता है टाल मटोल
करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सहयोगी का विलोम शब्द होगा प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। तो सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। अगला प्रश्न देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो छंद होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो कौन रहे हैं? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जेपी श्रीवास्तव या सुदर्शन। तो कौन रहे हैं? गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ, दांतोष्ठ नहीं है, ये होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है? थ, फ, म या व। तो दंतोष्ठ होता है व। और थ क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। और फ और म क्या है? ओष्ठ। फ और म क्या है? ओष्ठ। दंतोष्ठ क्या होते हैं? जो दांत और होंठों की सहायता द्वारा बोले जाते हैं। और दंत कौन कौन से होते हैं? जो त वर्ग में आएंगे। और ओष्ठ जो प वर्ग में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरव तुम अब बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है या प्रश्नवाचक है? तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आज्ञावाचक। किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक। यानी इसमें क्या किया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। तो किस रस की संतुष्टि हुई है? वीर रस की। और वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखला अंग खेल हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें क्या आ रहा है? ज्यों। तो जिन वाक्यों के बीच में ज्यों, जो, जनहु, मनहु आदि शब्द आते हैं वह कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार कौन से होंगे? जिन वाक्यों के बीच में सी, सा, से, सम, सरिस इन शब्दों का प्रयोग होगा वो कौन से अलंकार में होगा? उपमा अलंकार में होगा। यानी वो कौन से अलंकार कहलाएंगे? उपमा अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार कौन से होंगे? जिनमें वर्णों की आवृत्ति होगी। जिन अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होगी वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। और श्लेष अलंकार जिनमें शब्दों की आवृत्ति होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, क्रोध है, विस्मय है या फिर निर्वेद है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और निर्वेद किसका होता है? शांत रस का। शांत रस कौन सा रस है? 9वां रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न देखते हैं।
वह आँख से काना है में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक? कौन सा कारक है? क्या है? आँख से आ रहा है, तो से किस समास में आता है? से किस कारक में आएगा? या तो करण कारक में आएगा या फिर अपदान। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें होगा करण कारक। कौन सा कारक होगा? करण कारक, क्योंकि वह आँख से क्या है? अंधा है। अगर अलगाव होता और से आता तो कौन सा कारक होता? अपदान। लेकिन इसमें क्या है? आँख जो है एक साधन का काम कर रही है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अगर अलगाव होगा तो वहाँ कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेन, चुगलखोर। तो संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो अलग अलग भाषा से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो संकर शब्द है वो है आतिशबाजी। ये कौन कौन सी भाषा से मिलकर बना है? अरबी और फारसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? तो मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, देश शब्द है या यौगिक शब्द है? तो बताइए किस प्रकार का शब्द है? यह है योग रूढ़। कैसा शब्द है? योग रूढ़। मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब क्या होता है? मुरली को धारण करने वाला। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यानी जितने भी बहुव्रीहि समास होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? योग रूढ़ शब्दों में आ जाएंगे। देश शब्द क्या होते हैं? जो अपने देश की भाषा से लिए हुए शब्द होते हैं। यौगिक क्या होंगे? जो अब टूट जाएं, जिनके टुकड़े किए जा सकें। और रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रचलित है? अरबी, फारसी, जापानी, चीनी। तो रिक्शा है जापानी शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाबी भाषा में कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, देवनागरी है, अपभ्रंश है या रोमन है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है वो होती है गुरुमुखी। कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। देवनागरी किसकी होती है? हिंदी और संस्कृत की। हिंदी, संस्कृत। रोमन इंग्लिश की, यानी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं सांप से डरता हूँ। तो मैं सांप से डरता हूँ में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या करण कारक? तो कौन सा कारक होगा? मैंने क्या बताया था? अगर किसी से भय हो रहा है तो वहाँ कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपदान। अगर अलगाव होगा तब भी कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। अगर दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाएगी वहाँ भी कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। तो मैं सांप से डरता हूँ, तो डर आ रहा है, यहाँ से का यूज हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंतोष्ठ है। तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? तो शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति को कैसे लिखेंगे हम? ऐसे।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या होती है वो होती है 11। कितनी होती है? 11। और सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी में? सर्वनाम के प्रकार, तो जो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और वैसे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो कैसा वो होगा ये वाक्य? संदिग्ध वर्तमान में होगा, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक या सामान्य? तो ये होगा संभाव्य वर्तमान काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदैव शब्द में विलोम शब्द क्या होगा? विरध, विरज, विरल या फिर विरत। तो सदैव का विलोम होता है विरल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य है, यानी जिसमें कर्ता होगा। कर्ता कारक क्या होगा? कर्ता की प्रधानता होगी। तो इसमें कर्ता वाला क्या होगा और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। लेकिन इसमें ने तो कहीं आ नहीं रहा। मैंने क्या बताया था? अगर कहीं भी अकर्मक क्रिया होगी तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। जैसे मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, रीमा को पुस्तक दे दो। तो कौन सा होगा इसमें कर्ता वाला? मोहन को जाना है, क्योंकि जाना कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं, तो कौन है? राही मासूम राजा, श्री लाल शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर प्रसाई। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है छायावाद का जनक। छायावाद का जनक, इन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? आंसू, झरना, कामायनी, आंसू, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब इन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या इनमें से कोई नहीं? तो सीमा दौड़ती है, तो दौड़ना कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो 2 से अधिक उपसर्ग किस में है? व्याकरण में है, दुर्व्यवहार में है, समन्वय में है या फिर पर्यावरण में है? तो जो 2 से अधिक उपसर्ग होंगे वो होंगे दुर्व्यवहार में, यानी 2 प्लस वी प्लस अब प्लस हार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? यह है सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगर लहरी तो श्रृंगार लहरी जो है ये सिंगर लहरी नहीं है, ये है श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो श्रृंगार लहरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और कौन कौन सी रचना है? भारत दूरदर्शन, भारत दूरदर्शन, भारत भारती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो अंधा युग है धर्मवीर भारती जी की रचना। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। और महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? यामा, दीपशिखा, गिल्लू, मेरा परिवार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार सागर में कौन सा समास है? तो संसार सागर में कौन सा समास है और समास कितने होते हैं? जो समास होते हैं वो कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 6। समास की संख्या कितनी होती है? 6। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है। समास, कौन सा समास है इसमें? संसार सागर, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कौन सा होगा? जिसका उत्तर पद प्रधान होगा और प्रथम पद क्या होगा? गौण होगा, यानी पहला पद तो गौण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास जिसमें विशेषता बताई जाएगी, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, बहुव्रीहि जिसमें अन्य तीसरा अर्थ निकलेगा। तो बताइए कौन सा समास है? संसार सागर। तो सागर कैसा है? संसार रूपी। तो ये क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया कौन सा शब्द है? तो चिड़िया कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है? तो चिड़िया क्या सा शब्द है? देशज, यानी जो अपने ही देश की भाषा से लिया गया है वो क्या कहलाता है? देशज शब्द। तत्सम क्या भूलूं क्या याद करूं किसके द्वारा रचित है? तो महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो ये किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन के। और हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मधुकलश, मधुबाला, नीड़ का निर्माण, फिर और इन्हें क्या वो कहा जाता है? हालावाद का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। तो एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या निराला। तो आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो कुरुक्षेत्र जो है ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। और सुमित्रा नंदन पंत की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे ग्राम्या, स्वर्णधूलि, तुलसीदास, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 13 सितंबर या 12 सितंबर। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। और कालिदास का एक महत्वपूर्ण नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है? रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। सूरदास की सूर पचीसी, सूर सारावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो मैथिली बिहार राज्य की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सराबा, जो 19वीं शताब्दी में आए। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा ही समूह है। भाषा का समूह क्या है? इंडो आर्यन। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इंशा अल्लाह खान के द्वारा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है? इंदुमती। ये अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, इसे मैं जोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है? यानी जो विश्व है उसमें सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक? विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।